नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल धामपुरी स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान का भाग 2, जिसमें नागरिकता है और इसका अनुच्छेद है 5 से 11 तक। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे नागरिकता के बारे में कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, इसका प्रावधान और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में क्या क्या है, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की ओर। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेने की चाह है तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, आपको जिद पर अड़े रहना होगा कि हमको सेलेक्ट होना है, हमको सफलता लेनी है। तो अगर आप ऐसी ही जिद करते रहेंगे तो एक दिन जो भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी वो सभी हार मान जाएंगी। यानी कि जितने भी तूफान वगैरह आएंगे मुश्किलों के रूप में, वो सब हार मान जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको कि वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में आगे की ओर। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको नागरिकता का प्रावधान सही से समझ में आ जाए। इसके बारे में हम बाकी चर्चा करेंगे कि नागरिकता अधिनियम जो 1955 में आया था और जिसमें 1986, 1992, 2003 वगैरह में संशोधन किए गए थे, वो सारी वीडियो को हम पूर्ण विस्तार से देखेंगे। तो ये चलते हैं फिर। तो संविधान का भाग 2, नागरिकता। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। संविधान के भाग 2 में है नागरिकता, जिसमें अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। तो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। तो दोस्तों, नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है हमारे जो संविधान में, वो लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से, जिसको यूके भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 26 जनवरी 1949 से अंगीकृत किए गए संविधान के 15 अनुच्छेदों में से नागरिकता के भी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 शामिल थे। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को तो हमारा जो संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन उससे पहले 26 जनवरी 1949 को जो संविधान का कुछ भाग अंगीकृत किया गया था, उसमें संविधान के जो 15 अनुच्छेद लिए गए थे, उसमें से नागरिकता के भी कुछ अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 शामिल थे। ठीक है दोस्तों, 15 में से 5 तो नागरिकता के ही थे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो आर्टिकल नंबर है हमारा 5, जो कि नागरिकता का पहला आर्टिकल है, अनुच्छेद 5। तो इसमें क्या है? इसमें है नागरिकता की परिभाषा। नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होती है कि जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट्स बटे हुए हैं, जैसे यूपी हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, और एक हमारा देश है भारत। तो अगर दोहरी नागरिकता यहाँ पर होती तो हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग लेनी होती अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और भारत की अलग लेनी पड़ती। जैसा कि यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में इस समय पर है, तो वहाँ पर स्टेट की नागरिकता अलग है और केंद्र की अलग है। और एकल नागरिकता में क्या होता है? एकल नागरिकता में केवल केंद्र की नागरिकता लेनी होती है। जैसे हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। ये आपको याद रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में। चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जब संविधान का प्रारंभ हुआ, जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 26 जनवरी 1949 को कुछ अंगीकृत किया गया हमारा संविधान थोड़ा। ठीक है, उसमें नागरिकता के भी अनुच्छेद थे। तो संविधान के प्रारंभ में क्या हुआ? भारत में निवास करने वाला वो प्रथम व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो निम्नलिखित अर्हताएं रखता होगा। ठीक है दोस्तों, जिनमें निम्नलिखित योग्यताएं होंगी। सबसे पहली योग्यता क्या है? जो भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, यानी कि जो भारत का जो क्षेत्र है वो उसमें जन्म लिया हुआ हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि उसकी माता या पिता में से अगर कोई एक भी भारत का नागरिक होगा तो वह भी, उसकी जो संतान होगी वह भी भारत का नागरिक होगी, और वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। तो यानी कि लगातार 5 वर्षों से वह भारत में रह रहा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। चौथी योग्यता क्या थी? कि वह 26 जनवरी 1950 को भारत राज्य क्षेत्र का अधिवासी हो।
यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था, उस समय वह भारत में निवास कर रहा हो। पांचवी योग्यता, वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो और सामान्य रूप से भारत में निवास कर रहा हो। यानी कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में रह रहा हो या कहीं से विदेश से भी आया हो और भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पूर्वज अभी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो। यानी कि जब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले से भारत जब अविभाजित था, भारत में अगर पैदा हुआ है वह, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। या उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हो या उसके माता पिता के भी माता पिता भारत में जन्मे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है आपको। तो दोस्तों अनुच्छेद 5 हो गया कंप्लीट। अब है अनुच्छेद नंबर 6। तो अनुच्छेद 5 को अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो समझने वगैरह में, तो आज आप वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। ऑनलाइन का यही फ़ायदा होता है कि आप एक सेशन को कितनी बार भी देख सकते हैं। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता के विषय में जो अनुच्छेद 6 है, उसमें क्या बताया गया है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, जो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी फिर विभाजित हो गया पाकिस्तान और भारत में, तो जो पाकिस्तान से जो समझौता हुआ था कि अगर कोई भारत से पाकिस्तान जाना चाहता हो तो वह जा सकता है, और कोई पाकिस्तान से भारत आ सकता है, आना हो जिसे आना चाहे तो वह आ सकता है। तो उसके विषय में है अनुच्छेद नंबर 6। तो इसके विषय में क्या है देख लीजिएगा। तो वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो और यहाँ 6 महीने रहने के बाद उसे संविधान लागू होने से पहले अपना पंजीकरण करा लिया हो, वह भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब देश आज़ाद हो गया और पाकिस्तान बट गया, तो फिर जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो लेकिन लगातार 6 महीने रहा हो, और जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले उनने अपना पंजीकरण करा लिया कि वह भारत में रह रहा है, तो वह भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे की ओर। अनुच्छेद नंबर 7। तो अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता के विषय में। तो अनुच्छेद 6 में क्या था, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और अनुच्छेद 7 में क्या है, जो भारत से पाकिस्तान गए हैं, तो उसके बारे में है। वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान पलायन कर गया, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त या रद्द कर दी गई है। यानी कि जो भारत से चला गया है पाकिस्तान को, तो उसकी नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और वह सरकार के द्वारा कर दी गई थी समाप्त। तो चलते हैं आगे। आगे है अनुच्छेद नंबर 8। तो भारतीय मूल का व्यक्ति की नागरिकता, यानी जो भारतीय मूल का व्यक्ति है उसकी नागरिकता कैसे होगी। तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति, उसके माता पिता या उसके पूर्वज विभाजित भारत में जन्मा हो, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान नहीं बना था, भारत ही था, तो उसमें जन्मा हुआ हो कोई व्यक्ति, उसके माता पिता या उसके पूर्वज, और वह भारत क्षेत्र के बाहर निवास कर रहा हो, यानी कि भारत से अदर कंट्री में हो, वहाँ पर वह निवास कर रहा हो, तो वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। इसका सिंपल सा मैटर ये है कि यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पूर्वज भारत में जन्म हुआ हो उनका, स्वतंत्र भारत में, ठीक है दोस्तों, लेकिन विभाजन से पहले जब पाकिस्तान नहीं बना हो, और वह व्यक्ति अब भारत के बाहर निवास कर रहा हो किसी अदर कंट्री में, तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। आगे है अनुच्छेद नंबर 9। तो इसमें क्या है, इसमें नागरिकता का निलंबन, यानी नागरिकता को कैसे त्याग सकते हैं। तो भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाती है। यानी कि दोस्तों कोई भारत का नागरिक है और वह यूएस में जाकर बस गया और उन्होंने यूएस की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, या फिर भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 9 में ये है। चलते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 10। इसमें क्या है,
इसमें है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, यानी कि नागरिकता से संबंधित जो अधिकार मिलते हैं भारतीय नागरिकों को, तो उससे अधिकारों को बना रहना। भारत में किसी भी नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या कानून के अलावा किसी और प्रकार से छीना नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी नागरिकता जो छीनी जाएगी वो केवल संसद द्वारा बनाए गए नियम कानूनों के द्वारा छीनी जाएगी, या फिर किसी विधि या कानून के अलावा किसी अन्य प्रकार से नहीं छीनी जा सकती। चलते हैं आगे। आगे है अनुच्छेद नंबर 11। इसमें क्या है? इसमें है संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि नागरिकता संबंधी सभी कानून जो भी बनाएगी उसे पूर्ण शक्ति जो है वो संसद को ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। बात करेंगे हम नागरिकता अधिनियम 1955 की। तो जो हमारे ये अनुच्छेद थे ये हो गए हमारे ख़त्म, जो 5 से 11 तक थे। अगर नागरिकता अधिनियम 1955, तो इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं, यानी कि आप नागरिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नंबर 1 तरीका क्या है? जन्म से नागरिकता हो जिसके पास। ठीक है दोस्तों, तो जन्म से नागरिकता में क्या प्रावधान है? अधिनियम 1951 के तहत वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में जन्मा हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी 1951 के तहत जो अधिनियम आया था तो उसमें क्या था कि कोई व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा हो तो वह जन्म से ही भारत का नागरिक कहलाएगा। 1986 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जन्मा वही व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा जिसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे। 1986 में जब संशोधन हुआ नागरिकता अधिनियम में तो इसमें कहा गया कि वही व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो तो वो नागरिक कहलाएगा भारत का जिसके माता पिता या दोनों में से एक भारत के नागरिक होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें एक अपवाद है कि यह किसी भी राजनयिक शत्रु देश या विदेशी पर लागू नहीं होगा, यानी कि कोई भी ऐसा देश है कि जो राजनयिक होंगे, मतलब जो राजदूत होते हैं एक देश के दूसरे देशों में सबके होते हैं, या फिर शत्रु देश का कोई है या फिर विदेशी पर यह नियम लागू नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वंशानुगत नागरिकता, यानी कि वंश से है जिसके। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंशानुगत भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि दोस्तों चाहे कोई पति पत्नी बाहर रह रहे हैं विदेश में, अमेरिका में, जापान में, किसी अन्य देश में, तो उसके जो उनका बच्चा होगा वह भी बाहर ही रह रहा होगा तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, जिसमें भारत की नागरिकता हो। तो माता पिता के आधार पर वंशानुगत नागरिकता का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। तो जो 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ था उसके तहत यह नियम लाया गया था। चलते हैं आगे। तरीका नंबर 3 कि भारत का नागरिक कैसे होगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी भी व्यक्ति जो अवैध रूप से अप्रवासी ना हो, यानी कि अवैध रूप से भारत में ना आया हुआ हो, 1955 के तहत क्या होगा? कोई भी व्यक्ति हो ऐसा जिसका पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि वह निम्न श्रेणी में हो, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है लेकिन वो व्यक्ति अवैध रूप से अप्रवासी ना हो, यानी कि किसी भी अन्य देश से भारत में अवैध रूप से ना आया हुआ, तो वह उसके लिए कुछ नियम कानून है, कुछ श्रेणियां दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, उसका ये याद रखना है कि वह भारतीय मूल का व्यक्ति हो और आवेदन से पहले न्यूनतम 7 साल से भारत में रह रहा हो। यदि कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह इन नियमों को पालन करना होगा, तब जाके वह नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पंजीकरण से पूर्व 12 महीने लगातार भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति हो जो विदेश वगैरह में रह रहा है, अगर कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वह आवेदन से पहले न्यूनतम 7 साल से भारत में रह रहा हो, 7 साल उसको भारत में रहना होगा। और जब वह पंजीकरण कराएगा
उससे 12 महीने यानी कि 1 साल पूरे कंटिन्यू इंडिया में रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों। पंजीकरण से पहले पिछले 8 वर्ष में उसका निवास न्यूनतम 6 वर्ष होना चाहिए। यानी कि जो पिछले जो 8 वर्ष होंगे पंजीकरण से पहले, 8 वर्ष में से 6 वर्ष न्यूनतम वह भारत में रहना चाहिए। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो पंजीकरण से पहले न्यूनतम 7 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता मिलेगी। भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हों, ऐसा व्यक्ति जिसके माता एवं पिता पहले से भारत में नागरिकता के लिए पंजीकृत हों, ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारतीय ओवरसीज नागरिकता कार्ड के लिए पंजीकृत हो और आवेदन से पहले न्यूनतम 12 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2015 में आया था, इसके तहत इसमें 30 दिन की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों। 12 वर्षों से जो 30 दिन भी कम हो अगर, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। चौथा तरीका है नागरिकता लेने का देशीयकरण से नागरिकता। इसमें क्या है? इसमें है यदि कोई व्यक्ति भारत में पिछले 14 वर्षों से न्यूनतम 11 वर्ष से रह रहा हो, तो वह अपने देश की नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्त दी गई है। ठीक है दोस्तों। उसमें क्या शर्त है कि आवेदन से पहले वह न्यूनतम 12 माह से भारत में रह रहा हो। यानी कि कंटिन्यू है दोस्तों, कि आवेदन जब करोगे तो उससे पिछले जो लास्ट के 12 महीने होंगे उसमें वह भारत में कंटिन्यू रह रहा हो। संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो दोस्तों भाषा का ज्ञान भी उसे ज़रूरी है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो और क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो इसमें होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस अवधि को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि जो 11 वर्ष अवधि थी रहने की, अब वो 5 वर्ष कर दी गई है। जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आया हो, वह देशीयकरण से नागरिकता ग्रहण कर सकता है। लेकिन यह केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के लोगों पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये नियम जब आया था तो उस समय जो है ना दिल्ली में बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था, बहुत विरोध प्रदर्शन वगैरह चले थे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से या उससे पहले से भारत में आया हो, किस देश का होना चाहिए ये ज़रूरी है। वह अफगानिस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, इन लोगों के लिए ये नियम है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो 5वां नियम है विलयता से नागरिकता या भूमि सुधार से नागरिकता। यानी कि कोई यदि किसी भी बाहरी क्षेत्र का विलय भारतीय राज्य में क्षेत्र में होता है, तो उसमें आने वाले सभी लोग तत्काल प्रभाव से भारत के नागरिक बन जाते हैं। यानी कि जो अभी हमारा एक समझौता हुआ था भारत बांग्लादेश का 2019 में, भारत ने अपनी कुछ ज़मीन बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत में मिलाया था। तो उसमें क्या होगा कि जो हिस्सा भारत में मिलाया जाएगा, जैसे कि ये भारत है, ये है बांग्लादेश, तो ये कुछ हिस्सा ये हम भारत में मिलाना चाहते हैं। तो इस देश में जो भी लोग होंगे वो उस फिर बाद में भारत की नागरिकता उन्हें मिल जाएगी। और जो ये हिस्सा इंडिया का है और अगर ये हम बांग्लादेश को देंगे तो ये इनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जब ये बांग्लादेश में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। आने वालों को तो नागरिकता मिल जाएगी और जाने वालों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो चलते हैं आगे की ओर। आग्रह है नागरिकता का निलंबन या अंत। यानी कि अगर आप नागरिकता छोड़ना चाहते हैं या फिर भारत सरकार के नियम के खिलाफ गए हैं, तो नागरिकता का नियम निलंबन कैसे हो सकता है, यानी कि अंत कैसे हो सकता है। नंबर 1 तरीका है स्वतः ही त्याग देने पर। यदि आप भारत की नागरिकता को त्यागना चाहते हैं तो आप भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। दूसरा है सरकार द्वारा निलंबन के, यानी कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, यानी कि आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में पाए गए, तो आप सरकार के द्वारा निलंबित कर दिए जाएंगे कि आप भारत की नागरिकता आपसे ले ली जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर नागरिकता से वंचित करना। सरकार आपको नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। तो सरकार
को नागरिकता से वंचित किस किस नियमों के आधार पर करेगी। इसमें कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें है संविधान का उल्लंघन करने पर। पहला नियम जो है वह है संविधान का उल्लंघन करने पर, यानी कि आपने संविधान के नियमों के खिलाफ जाकर भारत के खिलाफ कोई भी कहीं बयानबाजी करी है या किसी भी गतिविधि में शामिल पाए गए हैं जो भारत के नियमों के खिलाफ है, तो आपकी जो नागरिकता है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। युद्ध काल में शत्रु की मदद करने पर, यानी कि आपका युद्ध जैसे पाकिस्तान से चलता है कभी कभी, तो अगर आप पाकिस्तान की मदद करोगे तो भारत सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। गैर कानूनी तरीके से नागरिकता ग्रहण करने पर, यानी कि आपने गैर कानूनी तरीके से फर्जी कागजात वगैरह बनवाकर आपने अगर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है, अगर आप उसमें जांच में शामिल पाए गए तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष की सज़ा पाने पर, यानी कि आपने पंजीकरण करा दिया या देशीकरण कर लिया और आपको नागरिकता प्राप्त करने के नागरिकता प्राप्त करे हुए 5 वर्ष हो गए, लेकिन उसके भीतर आपने 2 वर्ष की सज़ा प्राप्त कर ली तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय महिला द्वारा विदेशी के साथ विवाह करने पर, यदि कोई भारत की महिला है वह विदेशी जैसे कि पाकिस्तान और जी अलग अलग कंट्रियों में विवाह कर लेते हैं, तो ऐसी महिलाओं की भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत से लगातार 7 वर्ष बाहर रहने पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत से लगातार 7 वर्ष बाहर रह रहा है तो उसकी भी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। चलते हैं आगे। तो दोस्तों आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, आप इसको देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आगे किस टॉपिक पर हमें वीडियो लानी चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या है कि भारतीय मूल के लोगों को ओवरसीज़ नागरिकता, यानी कि जो OCI कार्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और 2005 के तहत भारतीय मूल के लोगों को भारतीय ओवरसीज़ नागरिकता OCI का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। इसमें क्या प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जाकर बस गया हो, वही की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो वह OCI में पंजीकरण करा सकता है। यह प्रावधान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के लिए लागू नहीं होगा। इसे ही दोहरी नागरिकता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जिससे कि अगर वह भारत के बाहर जाकर बस गया है कोई व्यक्ति, उसने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, तो उसे OCI में पंजीकरण करा सकता है। यह दोहरी नागरिकता का एक प्रावधान है, लेकिन यह नियम जो प्रावधान है पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से ही बने हैं। चलते हैं आगे की ओर। OCI के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि OCI कार्ड धारक सदैव भारत में बिना वीज़ा आ जा सकते हैं, लेकिन इन्हें अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार तथा अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता प्रदान नहीं की जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद 16 है मूल अधिकारों में, ये आगे कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अभी भाग 3 में वही है। तो इसमें क्या है कि इन लोगों के जो है ये नियम कानून नहीं मिलेंगे कि अनुच्छेद 363 के तहत 26 के तहत जो 326 अनुच्छेद है उसके तहत वह मतदान नहीं कर सकता जो OCI कार्ड धारक है, और अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत PIO कार्ड धारक यानी भारतीय मूल का व्यक्ति को भी OCI में मिला दिया गया है, परंतु NRI जो प्रवासी भारतीय हैं को मतदान का अधिकार दिया जाता है। यानी कि दोस्तों OCI जो कार्ड वाले हैं उनको मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन जो NRI हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, नॉन रिलायबल इंडियन, ठीक है दोस्तों, तो उनको मतदान का अधिकार दिया जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही था नागरिकता से संबंधित। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे कि ये हमारे क्वेश्चन डाउट्स रह गए हैं। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, तो हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
और कमेंट कर कर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपकी कमेंट का जवाब कुछ ही मिनटों में दे दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। मेरी तरफ से बेस्ट कंटेंट था नागरिकता के बारे में। इतना शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।